everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. So in our last lecture we have discussed about the glycolytic pathway in detail, and in today's lecture we are going to discuss feeder pathways for glycolysis and fate of pyruvate under anaerobic conditions. So there are two important topics in this lecture. First one is the feeder pathway for glycolysis and second one is the fate of pyruvate under anaerobic condition. So let's discuss first important topic, that is the feeder pathways for glycolysis. So the first question is, what is feeder pathways for glycolysis? फीडर पाथवेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में समझना होगा. व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? सो दिस इज ओवरव्यू फॉर ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस की अगर ओवरव्यू की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस का जो सबस्ट्रेट होता है इट इज ग्लूकोज. और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं और ये क्या बनाते हैं? दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाते हैं. ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड. वहीं पे पायरुविक एसिड की बात करें तो पायरुविक एसिड इज ए 3 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इट इज एल्डोज, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं. सेकेंड पॉइंट, ग्लूकोज जो होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशन. First one is the open chain and second one is the ring form. First one is the open chain and second one is the ring form. ओपन चेन की अगर हम बात करें तो इनका ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6. ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को एक चेन में अरेंज करते हैं. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन. अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो इस पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होंगे. जो लास्ट कार्बन होता है 6 कार्बन, दैट इज ये CH2OH यहाँ पे होते हैं. नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चेन, दैट इज फ्रॉम द 6th कार्बन. 6th कार्बन पे तो CH2OH है. अब आते हैं 5th कार्बन पे. 5th कार्बन की अगर हम बात करें तो 5th कार्बन पे OH राइट साइड में होता है. देन आपका OH होता है, देन आपका H होता है, देन आपका OH होता है. सो नीचे से ऊपर फ्रॉम 5th कार्बन टू 4th कार्बन टू 3 कार्बन टू 2nd कार्बन आप इस तरह से याद कर सकते हो OH OH H OH. ये इनका अरेंजमेंट होता है. अगर OH राइट साइड में है तो आपका H किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा. इधर भी H लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे H राइट साइड में है तो यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में होगा. OH राइट साइड में है तो यहाँ पे H लेफ्ट साइड में होगा. अगर हम इन स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में टोटल 6 कार्बन है फ्रॉम 1st to 6th कार्बन, लेकिन ऑल कार्बन्स आर नॉट कायरल कार्बन. ये कार्बन कायरल नहीं है, बट दिस इज द कायरल कार्बन, दिस इज द कायरल कार्बन, दिस इज द कायरल कार्बन, दिस इज द कायरल कार्बन. सिर्फ 4 कार्बन है आउट ऑफ 6 कार्बन जो कि कायरल कार्बन है. अब आपको ये डिसाइड करना है कार्बोनिल ग्रुप से जो सबसे दूर में कायरल कार्बन है उस कायरल कार्बन को सर्कल करना है और उस पे ये आइडेंटिफाई करना है कि OH राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है. अगर OH राइट साइड में है देन इट इज द D फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अगर OH लेफ्ट साइड में है देन इट इज द L फॉर्म ऑफ ग्लूकोज and it is a monosaccharide. So for your kind information, living organisms में, living cells में जितने भी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. Now this is about the ओपन चेन कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. अब आते हैं रिंग फॉर्म की. रिंग फॉर्म की अगर हम बात करें तो रिंग फॉर्म कैसे बनता है? ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो आपका इस पे डेल्टा माइनस चार्ज जनरेट होगा और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होगा. अब जो ये आपका डेल्टा प्लस है
ये डेल्टा प्लस किस पे अटैक करेगा, ये डेल्टा प्लस अटैक करेगा इस OH को। आप इस तरह से अरेंज करिए, ये जो आपका डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा प्लस इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा। देन आपका ये H प्लस रिलीज होके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये OH में कन्वर्ट होगा। मतलब कि आपका कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। तो टोटल कितने एटम्स होंगे आपके रिंग में, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4, 5, 6 एटम, मतलब कि 6 मेंबर्ड का एक ग्रुप बनता है, 6 मेंबर्ड का एक रिंग बनता है। बट उस 6 मेंबर रिंग इज ए हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग वह रिंग होते हैं जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम कार्बन एटम। सिर्फ कार्बन नहीं होता, अगर सिर्फ कार्बन का रिंग होगा तो उसको होमोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे सारे कार्बन, 5 कार्बन आपके 5 एटम्स आपके कार्बन है और 1 एटम जो है आपका ऑक्सीजन है। अब जो ये आपका OH ग्रुप राइट साइड, अब आपका जो ये ग्रुप राइट साइड में है उसको इस प्लेन के नीचे लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर लिखेंगे। तो सपोज दैट ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे आपका OH है, जब ये O इस H से बॉन्ड बनाएगा तो OH में कन्वर्ट होगा। OH इज द राइट साइड, तो हम इसको OH को नीचे लिखते हैं, H को ऊपर लिखते हैं। देन सेकेंड कार्बन पे, दिस इज द फर्स्ट कार्बन जिसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, जो कार्बोनिल कार्बन का कार्बन है। दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन। इस फिफ्थ कार्बन पे एक और कार्बन होते हैं, ये वाला कार्बन जो कि रिंग से बाहर है, इसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं। अब जो भी राइट साइड में है उसको प्लेन के नीचे लिखिए, जो भी लेफ्ट साइड में है उसको प्लेन के ऊपर लिखिए। सेकेंड कार्बन पे OH नीचे है तो सेकेंड कार्बन पे OH हमने नीचे लिखा है, H ऊपर लिखा है। थर्ड कार्बन पे H राइट साइड में है तो थर्ड कार्बन पे H नीचे लिखते हैं, OH ऊपर लिखते हैं। फोर्थ कार्बन पे OH राइट साइड में है एंड H लेफ्ट साइड में है तो OH को हम नीचे लिखते हैं, H को ऊपर लिखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन द रिंग फॉर्म। फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, सो एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ है एंड देन आपका एक CH2OH है और एक हाइड्रोजन है। CH2OH हमेशा ऊपर होता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस एनोमेरिक कार्बन पे OH है, किधर है, इस CH2OH के रेस्पेक्ट में। अगर OH और CH2OH अपोजिट डायरेक्शन में है तब हम इसको लिखते हैं अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर OH और CH2OH सेम डायरेक्शन में है तब हम इसको लिखते हैं बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो ये वाला क्या है, ये जो हमने बनाया है इट इज अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब आते हैं इनके पाथवे पे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है बट ग्लूकोज में कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। सो इस रिएक्शन में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप आना चाहिए। अब ये फॉस्फेट ग्रुप तभी तो आएगा जब कोई डोनर फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा। सो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कौन करता है, ATP। ATP का टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है, टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हैं। क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है जहां ATP यूज हो रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शंस बोलते हैं। क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है जहां ATP यूज हो रहा है, इसीलिए इसे फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शंस बोलते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज में काइनेज वर्ड है, काइनेज वैसे एंजाइम को बोलते हैं जो ATP के टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है टू द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हेक्सोज है विच इज ग्लूकोज। नाउ द सेकेंड स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्शन होता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोथ आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, वैसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं बिकॉज इट इज एल्डोज। लेकिन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोथ आर आइसोमर्स एंड बोथ आर हेक्सोज
बोथ आर फॉस्फोहेक्सोज, सो इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करेगा एंजाइम उसको बोलते हैं फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। Now the third step of glycolysis is fructose 6-phosphate से fructose 1,6-bis-phosphate बनते हैं। एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगेन डिफरेंस है फॉस्फेट ग्रुप का, बट दिस टाइम it has fructose 1,6-bis-phosphate has one more phosphate group at position number 1। एंड अगेन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डोनर कौन है? ATP। एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस जहाँ ATP यूज हुआ है, इसलिए इसको सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शंस बोलते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज catalyzed by phosphofructokinase 1, जिसको प्यार से PFK1 भी बोलते हैं। नाउ फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate की स्प्लिटिंग होती है। फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate की स्प्लिटिंग होती है तो दो ट्रायोज फॉस्फेट बनते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate एंड सेकेंड वन इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और इस स्प्लिटिंग को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको एल्डोलेस बोलते हैं। एंड ये वही स्टेप है जिसकी वजह से इस पाथवे का नाम ग्लाइकोलिसिस रखा गया है। ग्लाइको मतलब शुगर, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग, मतलब शुगर की स्प्लिटिंग हो रही है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दो ट्रायोज फॉस्फेट बनते हैं, बट ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट पाथवे में जो ट्रायोज फॉस्फेट इंटर करता है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डायरेक्टली इंटर नहीं करता। तो सवाल यहाँ पे ये है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा? ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमेराइज होके ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बनाते हैं। This is the structure of glyceraldehyde 3-phosphate and this is the structure of dihydroxy acetone phosphate। अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो आप ये समझेंगे कि glyceraldehyde 3-phosphate is aldose and dihydroxy acetone phosphate is ketose। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमेराइज होकर बनाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और इनके आइसोमेराइजेशन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है विच इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। नाउ वी हैव 2 molecules ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। जैसे ही 2 molecules ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस का प्रिपरेटरी फेज ओवर हो जाता है एंड पे ऑफ फेज स्टार्ट होता है। प्रिपरेटरी फेज में बेसिकली इट इज ए प्रिपरेशन फॉर द ग्लाइकोलिसिस। प्रिपरेटरी फेज में बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे ऑफ फेज की बात करें तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ एक रिड्यूस्ड कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है जिसको NADH बोलते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेंगे एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate की अगर हम बात करें तो इस स्टेप में आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और फॉस्फोराइलेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate कन्वर्ट होता है 1,3-bis-phosphoglycerate में तो 1,3-bis-phosphoglycerate में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में होते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इट इज नॉट ए फ्री, इट इज अनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फेट। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन क्योंकि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ अगर किसी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन होते हैं तो साथ में रिडक्शन भी होते हैं। सो अब सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? यहाँ रिडक्शन हो रहा है NAD+ का जो हाइड्रोजन लेता है और NADH में कन्वर्ट होते हैं। NADH इज रिड्यूस्ड कोएंजाइम। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और 1,3-bis-phosphoglycerate में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एक और है, दैट इज फॉस्फेट का। फॉस्फेट कहाँ से आया? एक्स्ट्रा फॉस्फेट है 1,3-bis-phosphoglycerate में, वहीं पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में सिर्फ एक फॉस्फेट है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि एक्स्ट्रा फॉस्फेट 1,3-bis-phosphate में कहाँ से आया? डेफिनेटली फॉस्फेट डोनर होना चाहिए, बट यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डोनर ATP नहीं है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डोनर आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। सो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होते हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड है तो 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होंगे एंड 2 मॉलिक्यूल आपका NADH का फॉर्मेशन होगा। एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज। नाउ 1,3-bis-phosphoglycerate की अगर हम बात करें तो ये
ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है। दिस इज हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड। अब यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है वो एडीपी के फॉस्फोराइलेशन में यूज होगा और वो क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है। काइनेज अगेन यहाँ पे नेमिंग है फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर की वजह से। सो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। 1 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं तो 1 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पे जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो इस स्टेप में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज अ फर्स्ट फॉर्मिंग रिएक्शन या फिर इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन उस तरह के फॉस्फोराइलेशन को बोलते हैं जिसमें साइटोसोलिक एंजाइम्स एंड केमिकल इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम कंपाउंड है बट फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd पोजीशन पे है, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 2nd पोजीशन पे है। 3 पे फॉस्फोग्लिसरेट, 2 पे फॉस्फोग्लिसरेट। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये पोजीशन चेंज कैसे करते हैं। ये पोजीशन चेंज करते हैं बाय द एंजाइम म्यूटेज। म्यूटेज ऐसा एंजाइम होता है जो किसी कंपाउंड में फॉस्फेट ग्रुप के पोजीशन को चेंज करता है। सो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नाउ 2 फॉस्फोग्लिसरेट का डिहाइड्रेशन होता है और वो बनाते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज अगेन ए हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड। सो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है तो वो एडीपी के फॉस्फोराइलेशन में यूज होता है और एटीपी बनाता है एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज सेकेंड फॉर्मिंग रिएक्शन, सेकेंड एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन एंड अगेन इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं पाइरुवेट काइनेज। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लाइकोलिसिस में जो सबस्ट्रेट है वो आपके ग्लूकोज है। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सिर्फ ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है? सो आंसर इज नो। ग्लूकोज के अलावा अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं बट वो डायरेक्टली इंटर नहीं करते हैं, पहले उनको इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे के कोई एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जैसे आपके पास ग्लूकोज के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? सो स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉलीसैकेराइड। सो सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दैट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च। ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च। ग्लाइकोजेन इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल्स में स्टोरेज के फॉर्म में यूज होते हैं। सो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। वहीं पे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है एंड दोनों के दोनों इंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस में बट डायरेक्टली इंटर नहीं करते हैं। आगे देखते हैं कि कैसे इंटर करते हैं। नेक्स्ट वन इज द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो डाइसैकेराइड में आपके आते हैं माल्टोज, माल्टोज के अलावा आते हैं लैक्टोज, लैक्टोज के अलावा आते हैं फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के अलावा आते हैं सुक्रोज। ये सारे आपके क्या है? लैक्टोज के अलावा क्या है? लैक्टोज के अलावा सुक्रोज, सुक्रोज के अलावा ट्रीहेलोज। ये सारे डाइसैकेराइड है, मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के बने होते हैं और ये भी ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं बट कंडीशन इज कि पहले इनको ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ग्लाइकोलिसिस के कोई एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें
तो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज इज ऑल्सो मोनोसैकेराइड। बट क्या ग्लूकोज ही सिर्फ इंटर करता है? नहीं, ग्लूकोज के अलावा आपका एक गैलेक्टोज है जो मोनोसैकेराइड है, वो भी ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है। नेक्स्ट वन इज द फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के अलावा फ्रुक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं। देन आपके मैनोज भी ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं। सो ग्लूकोज के अलावा अदर कार्बोहाइड्रेट्स जिस पाथवे के थ्रू इंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस में, उस पाथवे को हम बोलते हैं फीडर पाथवे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स दैट इज ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च किस तरह से ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। First one is the storage form and second one is the dietary form। सेकेंड वन क्या है? डाइटरी फॉर्म। और दोनों के मैकेनिज्म अलग हैं ग्लाइकोलिसिस में इंटर करने के। सबसे पहले हम स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। सो ग्लाइकोजेन इन एनिमल टिश्यूज एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्टार्च इन प्लांट्स can be mobilized for use within the same cell by a phosphorolytic reaction catalyzed by glycogen phosphorylase or starch phosphorylase in plants। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है? आपका जो ग्लाइकोजेन है, स्टार्च है, दे आर पॉलीसैकेराइड्स। और ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के चेन के बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द लीनियर एंड सेकेंड वन इज द ब्रांच। ये आपका ग्लाइकोजेन है, ये आपका लीनियर चेन है, जो ग्लूकोज यूनिट्स लीनियरली अरेंज्ड है, और दूसरा ये ब्रांच पॉइंट है। जो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, लेकिन ब्रांच पॉइंट पर अल्फा 1,4 नहीं होते हैं, ब्रांच पॉइंट पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। अब ये किस तरह से इस ग्लाइकोजेन से एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, एंड ग्लाइकोजेन से जब एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। अब ये मोबिलाइजेशन कैसे होगा? ग्लाइकोजेन की अगर हम बात करें तो एक एक मॉलिक्यूल्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो एंड है। फर्स्ट वन इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड एंड सेकेंड वन इज द रिड्यूसिंग एंड। अब सवाल ये है कि नॉन रिड्यूसिंग एंड क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड क्या होता है? रिड्यूसिंग एंड वह होते हैं जिनमें फ्री एनोमेरिक कार्बन होते हैं, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग एंड वह एंड होते हैं जहां पे फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होते हैं। जो आपका ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड पे काम करेगा, रिड्यूसिंग एंड पे काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा? नॉन रिड्यूसिंग एंड पे जो लास्ट के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ये जो लास्ट के दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज अटैच है, उस पे अटैक करता है और वो फैसिलिटेट करता है अटैक ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अटैक को कैटालाइज करता है। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो ये आपका लास्ट टू ग्लूकोज यूनिट है, ग्लूकोज या स्टार्च का। अब ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड आपके इस बॉन्ड पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैक कराएगा। दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे अटैक कराएगा, एंड जो टर्मिनल ग्लूकोसाइल रेजिड्यू है इसको बोलते हैं टर्मिनल ग्लूकोसाइल रेजिड्यू। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैक करता है तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इस टर्मिनल ग्लूकोसाइल रेजिड्यू से बाइंड करता है और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के मच एनर्जी को कंजर्व करता है। एंड जो दूसरा होता है वो आपका ब्रांच होते हैं, बट दिस इज 1 ग्लूकोज यूनिट लेस। इस तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज हुआ फ्रॉम द ग्लाइकोजेन। स्टार्च के केस में स्टार्च फॉस्फोराइलेज होता है, ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज नहीं होता है। स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंड ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिलीज नहीं करते हैं, वो फॉस्फोरोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नाउ अब आते हैं इस ब्रांचिंग पे। ब्रांचिंग कैसे रिलीज होता है? एक एक करके सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे बाय द ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज, लेकिन जैसे ही ये ब्रांचिंग आता है, जब इस ब्रांचिंग के पास में ये 4 यूनिट होता है इंक्लूडिंग ब्रांच्ड ग्लूकोज, तो वहां से क्या करता है? एक दूसरा एंजाइम काम करता है। दूसरा एंजाइम कौन आता है? डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब ये जो आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम है, इट इज
बाई फंक्शनल एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या है? डी ब्रांचिंग एंजाइम इज अ बाई फंक्शनल एंजाइम। बाई फंक्शनल एंजाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है ट्रांसफरेज एक्टिविटी और दूसरा होता है ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी। एक होता है ट्रांसफरेज एक्टिविटी और दूसरा होता है ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी। ट्रांसफरेज एक्टिविटी क्या करेगा? जब ये ब्रांच पॉइंट आता है तो यहाँ पे ब्रांच पॉइंट पे जो ग्लूकोज होते हैं उसको छोड़कर बाकी 3 ग्लूकोज को शिफ्ट कर देता है, जो ये नॉर्मल चेन होते हैं उसमें। किसमें शिफ्ट कर देता है? ये जो नॉर्मल चेन होते हैं उस पे शिफ्ट कर देता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ट्रांसफरेज एक्टिविटी क्या करता है? ये 3 ग्लूकोज रेजिड्यू के ब्लॉक को ब्रांच से नियर बाई नॉन रिड्यूसिंग एंड पे शिफ्ट कर देता है। जब ये शिफ्ट हो जाता है तो फिर से यहाँ पे आपके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी काम करेंगे एंड ये जो आपका ब्रांच पॉइंट पे ग्लूकोज है जो कि अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडिक लिंकेज से अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ये रिमूव होता है बाय द ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी। सो इस तरह से एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोजन से और स्टार्च से रिलीज होते हैं। सो अल्टीमेटली जो आपके ग्लाइकोजन और स्टार्च से ग्लूकोज रिलीज होते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होते हैं, वो होते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्म में। बट क्या आपका ग्लाइकोलिसिस का कोई एक इंटरमीडिएट है जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है? नहीं है। तो आपको इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को किसी न किसी ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट करना होगा। सो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को हम किस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन एंड फॉस्फेट ग्रुप के पोजीशन के लिए हम म्यूटेज एंजाइम यूज करते हैं और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब ये जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट thus formed can enter glycolysis or another pathway such as pentose phosphate pathway. Phosphoglucomutase employ essentially the same mechanism as phosphoglycerate mutase. फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का क्या मैकेनिज्म था? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का मैकेनिज्म ये था कि फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के एंजाइम के हिस्टिडीन रेजिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन होता है, वो फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करता है सेकेंड पोजीशन पे। नाउ जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है उसको फिर से वो हिस्टिडीन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर लेता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के रिएक्शन मैकेनिज्म की तो यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के हिस्टिडीन काम नहीं करते हैं, यहाँ पे सेरीन काम करते हैं। यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के सेरीन पोजीशन पे फॉस्फोराइलेटेड होते हैं। अब ये फॉस्फोराइल ग्रुप आपको ट्रांसफर होगा कहाँ पे? ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे, और 6 पोजीशन पे जैसे ही फॉस्फोराइलेट होगा आपका जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोराइल ग्रुप है ये फिर से ये सेरीन पे फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है। सो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंड म्यूटेजेज आर क्लास ऑफ आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या होता है? आइसोमरेज वह एंजाइम्स होते हैं जो कि इंटर कन्वर्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल और पोजिशनल आइसोमर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स दैट इज स्टोरेज ग्लाइकोजेन और स्टार्च कैसे इंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस में। नाउ डाइटरी पॉलीसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स किस तरह से मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। For most humans, starch is the major source of carbohydrate in the diet. Most humans के लिए जो starch होते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स होते हैं उनके डाइट के में। So digestion begins in the mouth where salivary alpha amylase hydrolyzes the internal glycosidic linkage of starch, producing short polysaccharide fragments or oligosaccharides. हमारे मौत में क्या होता है? मौत में होता है सालिवरी अल्फा एमाइलेज। सालिवरी अल्फा एमाइलेज कहाँ से सिक्रीट होता है? सालिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब ये जो सालिवरी अल्फा एमाइलेज है वो स्टार्च या ग्लाइकोजेन के ग्लाइकोसिडिक लिंक को हाइड्रोलाइज करता है और वहां पे जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वाटर होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं होता। अगर अटैकिंग रिएजेंट वाटर है तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। सो जो आपका डाइटरी पॉलीसैकेराइड्स है
वो आपके हाइड्रोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं. सो नोट दैट इन दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस वाटर नॉट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज द अटैकिंग स्पेसिस. इन द स्टोमक salivary alpha amylase is inactivated by low pH, but a second form of alpha amylase secreted by pancreas into the small intestine continue the breakdown process. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सालिवरी एमाइलेज तो मौत में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंटर करता है इसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक का पीएच इतना कम होता है कि सालिवरी एमाइलेज इनएक्टिवेट होता है. सो क्या उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा? नो, यस होगा. सो क्या उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा? आंसर इज यस, होगा. वो कैसे होगा? क्योंकि एक और अल्फा एमाइलेज आते हैं, वो आते हैं पैंक्रियाज से, उसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज. पैंक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज अपना एमाइलेज कहाँ सिक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड पैंक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज क्या करता है? इट्स मेनली माल्टोज एंड माल्टोट्रायोज. माल्टोज में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं. माल्टोट्रायोज इज ए ट्राइसैकेराइड ऑफ 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. एंड ओलिगोसैकेराइड्स जिसको लिमिट डेक्स्ट्रिन्स बोलते हैं. व्हाट इज लिमिट डेक्स्ट्रिन्स? लिमिट डेक्स्ट्रिन्स होते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ एमाइलोपेक्टिन कंटेनिंग अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट. क्योंकि आपके ग्लाइकोजेन हो, स्टार्च हो, उसमें ब्रांचिंग पॉइंट होते हैं. सो वैसे ओलिगोसैकेराइड्स जिसमें ब्रांच पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं उसको लिमिट डेक्स्ट्रिन्स बोलते हैं. सो माल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन्स आर डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल ब्रस्ट बॉर्डर फिंगर लाइक माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स व्हिच ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइनल सरफेस. Dietary glycogen has essentially the same structure as starch and its digestion proceeds by the same pathway. So disaccharides must be hydrolyzed to monosaccharides before entering the cell. So disaccharide सेल में इंटर नहीं कर सकता है. डाइसैक्राइड को अगर सेल में इंटर करना है तो सबसे पहले उसको मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा. अब वो कैसे कन्वर्ट होगा? Intestinal disaccharides and dextrins are hydrolyzed by enzymes attached to the outer surface of intestinal epithelial cells. जैसे डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा? डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में. माल्टोज ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा? माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में. लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं. सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं. एंड ट्रीहैलोज ट्रीहैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं. सो मोनोसैकेराइड्स ऑफ फॉर्म्ड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू एपिथेलियल सेल्स. अब ये जो आपके मोनोसैकेराइड्स बन गए हैं ये एपिथेलियल सेल्स में ट्रांसफर होंगे. दे पास्ड इनटू ब्लड टू बी कैरीड टू वेरियस टिश्यूज where they are phosphorylated and funneled into the glycolytic sequence. अब ये जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली इंटर कर जाता है किस चीज में? ग्लाइकोलिसिस में. लेकिन गैलेक्टोज फ्रुक्टोज ये सारे कैसे इंटर करते हैं? सो मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स भी ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंटर करते हैं एट सेवरल पॉइंट्स. Most of the organisms hexoses other than glucose can undergo glycolysis after conversion to phosphorylated derivative. जो ग्लूकोज के अलावा मोनोसैकेराइड्स हैं पहले वो फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव में कन्वर्ट होते हैं, देन वो इंटर करते हैं. जैसे डी फ्रुक्टोज की बात करें तो डी फ्रुक्टोज फ्री फॉर्म में होता है बहुत सारे फ्रूट्स में, जो कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है वर्टिब्रेट के स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब ये फॉस्फोराइलेटेड कैसे होगा? फ्रुक्टोज जो आपने फ्रूट खाए हैं तो वो फ्रुक्टोज रिलीज हुआ, वो फ्रुक्टोज क्या होगा? एटीपी से फॉस्फोराइलेटेड होगा और यहाँ पे भी एंजाइम हेक्सोकाइनेज काम करेगा और हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा और जैसे ही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा. सो दिस इज द मेजर पाथवे ऑफ फ्रुक्टोज एंट्री इनटू ग्लाइकोलिसिस इन मसल्स एंड किडनी. इन द लिवर हाउएवर फ्रुक्टोज इंटर्स ए डिफरेंट पाथवे. ये आपका जो एंट्री पाथवे है ये मसल एंड किडनी में है, लेकिन लीवर में कुछ अलग पाथवे से इंटर करता है. लीवर में फ्रुक्टोकाइनेज होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज को कैटालाइज करते हैं, बट ये पोजीशन फर्स्ट पे होता है और यहाँ पे फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बनते हैं. नाउ आपको फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है. सो सबसे पहले फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट की स्प्लिटिंग करते हैं फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेज के प्रेजेंस में. फ्रुक्टोज 1
फॉस्फेट की जब स्प्लिटिंग होती है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट अल्डोलेज के प्रेजेंस में, तो दो ट्राइओज बनते हैं। फर्स्ट वन इज द डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड सेकंड वन इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बाय ग्लाइकोलिटिक एंजाइम दैट इज ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉस्फोराइलेशन होती है एटीपी के थ्रू एंड द एंजाइम इज ट्राइओज काइनेज एंड ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब आपके दो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आए, एक आपके डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के आइसोमराइजेशन से, दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉस्फोराइलेशन से, एंड दोनों के दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर करेंगे कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में। thus both products of fructose 1 phosphate hydrolysis enters the glycolytic pathway as glyceraldehyde 3 phosphate and this is the summary of feeder pathway। सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च का, जो कि पॉलीसैकेराइड है। अगर ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो आपका स्टोरेज होता है और दूसरा आपका डाइटरी होता है। सबसे पहले स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज ग्लाइकोजेन या स्टार्च है तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेज काम करेगा, ग्लाइकोजेन है तो ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज, स्टार्च है तो स्टार्च फॉस्फोराइलेज। यहाँ पे एक्टिवेटिंग अटैकिंग स्पेसिस कौन होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब फॉस्फोराइलेज काम करेगा तो ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च के नॉन रिड्यूसिंग एंड से क्या रिलीज होंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इंटर नहीं करेगा ग्लाइकोलिसिस में, सबसे पहले इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सो ये अब डायरेक्टली इंटर कर जाता है ग्लाइकोलिसिस में। नाउ ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च आपके डाइटरी भी होते हैं, आप जिसको फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं, उसका कैसे ग्लाइकोलिसिस में एंटर होता है। जब ये डाइटरी ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च है तो यहाँ पे आपका अटैकिंग स्पेसिस वाटर होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होंगे, अल्फा एमाइलेज एंजाइम काम करेगा और आपका डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। डी ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस में, सबसे पहले इसका फॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। नाउ द डाइसैकेराइड की बात करें तो फर्स्ट डाइसैकेराइड इज लैक्टोज। लैक्टोज पहले लैक्टेज के प्रेजेंस में दो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज तो इंटर कर जाता है ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली, लेकिन गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज पहले यूडीपी गैलेक्टोज में कन्वर्ट होते हैं, यूडीपी गैलेक्टोज यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं एंड यूडीपी ग्लूकोज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ले वहीं पे ट्रीहेलोज की अगर हम बात करें तो ट्रीहेलोज से ग्लूकोज बनता है ट्रीहेलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस में। नाउ सुक्रोज इज अनदर डाइसैकेराइड, ये सुक्रेज के प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। ग्लूकोज तो डायरेक्टली इंटर कर जाएगा ग्लाइकोलिसिस में। फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज के दो पाथवे हैं, पहला फ्रुक्टोज फॉस्फोराइलेटेड होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय द एटीपी एंड एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जैसे ही बनेगा वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर करेगा। नाउ फ्रुक्टोज में ये आपका जो होता है ये मसल्स एंड किडनी में होता है, लेकिन लीवर में आपका डी फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बनता है बाय फ्रुक्टोकाइनेज एंड फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनता है। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉस्फोराइलेसिस होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉस्फोराइलेशन होता है और ट्राइओज काइनेज एंजाइम यूज होता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर करता है glycolysis में। So this is all about feeder pathway of glycolysis. Now the second topic is fates of pyruvate under anaerobic conditions, और anaerobic conditions में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ग्लूकोज तो पहला फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट बनाता है। अब देन पायरुवेट का क्या होता है तो यहाँ पे समझते हैं कि ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है और ये दो मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है। अब ये पायरुवेट अगर ऑक्सीडेशन प्रेजेंट है
माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस पायरूवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। सबसे पहले ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है और ये पायरूवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन होता है। बट व्हाट अबाउट एनाएरोबिक कंडीशन, जहां पे आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिचुएशन को ठीक से समझिएगा। ग्लूकोज से जब पायरूवेट बनता है तो 2 मॉलिक्यूल NaDH का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि आपके NAD+ रिक्वायर्ड होते हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए। NAD+ NADH में कन्वर्ट होते हैं, 2 NAD+ 2 NADH में कन्वर्ट होते हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर ये पायरूवेट आगे काम नहीं करेगा, पायरूवेट आगे के प्रोसेस में कुछ नहीं करेगा, तो ये NADH कंटिन्यूअसली कंज्यूम होते जाएगा। सेल्स में NAD+ और NADH का रेशियो जो होता है बहुत ही मिनिमम मेंटेन किया हुआ रहता है। अगर सेल्स में कंटिन्यूअसली NAD+ NADH में कन्वर्ट होगा तो NAD+ एक ऐसा समय आएगा कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और NAD+ नहीं रहेगा, जिससे ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगा। तो पर्पस क्या है, NAD+ को रीजनरेट करना। NAD+ रीजनरेट कब होगा, जब पायरूवेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, पायरूवेट का ऑक्सीडेशन होगा। और पायरूवेट का ऑक्सीडेशन तो तब होगा ना जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पायरूवेट का रिडक्शन होता है। पायरूवेट का रिडक्शन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट वन इज द लैक्टिक एसिड एंड सेकेंड वन इज द इथेनॉल। अगर लैक्टिक एसिड बनता है तब इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब इथेनॉल बनता है तब इसको इथेनॉल फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल फर्मेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पायरूवेट से लैक्टिक एसिड एंड पायरूवेट से इथेनॉल जब बनता है तो यहाँ पे पायरूवेट का रिडक्शन होता है एंड NADH का ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके NADH NAD+ में कन्वर्ट होता है। इस टॉपिक में हमें 2 चीज पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सेकेंड वन इज द इथेनॉल फर्मेंटेशन। दिस इज ओवरव्यू ऑफ फेट ऑफ पायरूवेट अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। पायरूवेट की अगर हम बात करें तो पायरूवेट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट जंक्शन इन द कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के कैटाबोलिज्म में पायरूवेट इंपॉर्टेंट जंक्शन है। Under aerobic conditions, pyruvate is oxidized to acetate, which enters the citric acid cycle and is oxidized to carbon dioxide and water, and NADH found by dehydrogenation of glycerol D3 phosphate is ultimately reoxidized to NAD+ by passage of its electrons to oxygen in mitochondrial respiration। ये पैराग्राफ को समझिए। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल पायरूविक एसिड में। किस चीज में कन्वर्ट हुआ, 2 मॉलिक्यूल पायरूविक एसिड में। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरूविक एसिड में कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो पायरूविक एसिड है 2 मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A और ये रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करता है किस चीज में, क्रेब्स साइकिल में, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या फिर TCA साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर हम बात करें तो ये टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं और जब सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर करता है तो इनके सारे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाते हैं प्लस वाटर रिलीज होता है। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम A कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। साथ में एक साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल में एक GTP या एक ATP का फॉर्मेशन करता है, 3 NADH का फॉर्मेशन होता है एंड 1 FADH2 का फॉर्मेशन होता है। NADH एंड FADH2 ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय ट्रांसफरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वहां पे NAD+ रीजनरेट होता है। ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन अंडर एरोबिक कंडीशन। बट हाउएवर
under hypoxic condition, as in very active skeletal muscles, in submerged plant tissues, or in lactic acid bacteria, NADH generated by glycolysis cannot be reoxidized by oxygen. So failure to regenerate NAD plus would leave the cell with no electron acceptor for the oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate, and energy yielding reactions of glycolysis would stop. जब NAD plus regenerate नहीं होगा तो glycolysis stop हो जाएगा, इसीलिए NAD plus must therefore be regenerated in some other ways. कोई अलग तरीका होना चाहिए जिससे NAD plus regenerate होते रहना चाहिए. Earlier cells lived in atmosphere almost devoid of oxygen and had to develop strategies for deriving energy from fuel molecules under anaerobic conditions. So most modern organisms have retained the ability to constantly regenerate NAD plus during anaerobic glycolysis by transferring electrons from NADH to form a reduced in products such as lactate और इथेनॉल. सो दो तरह के फर्मेंटेशन हमें पढ़ने. फर्स्ट वन इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेकेंड वन इज द इथेनॉल फर्मेंटेशन. सो सबसे पहले हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की सबसे पहले ओवरव्यू समझाती हूँ आपको, इसको ध्यान से और प्यार से समझिएगा. लैक्टिक एसिड में क्या होता है, पहले आपका पायरुवेट है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुवेट. दिस इज द फर्स्ट कार्बन. जो कार्बोनिल कार्बन होता है या कार्बोक्सिलेट कार्बन होता है, हम उसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा है. तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन. अब यहाँ पे जो NADH है, NADH NAD प्लस में कन्वर्ट होगा. कैसे, जब इनका रिडक्शन होगा, तब जब इनका रिडक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा. हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस एंड कार्बन पे डेल्टा प्लस जनरेट होगा. कार्बन पे डेल्टा प्लस है मतलब कि यहाँ पे आपका इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और कार्बन पे प्लस है, तो आपका हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से अटैच होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होगा. सो कार्बन से एक डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है, एक ऑक्सीजन से अटैच होता है, तो ये ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ अब जब ये स्टेबल हो गया है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैक्टेट, and this reaction is catalyzed by lactate dehydrogenase. So this is the overview of lactic acid fermentation. इस reactions की overall standard free energy की बात करें, it is highly exothermic, जो कि reactions को forward direction में push करता है. It is negative, it is a -25.1 kilojoule per mole. So when animal tissues cannot be supplied with sufficient oxygen to support aerobic oxidation of pyruvate, and the NADH produced in glycolysis, NAD plus is regenerated from NADH by the reduction of pyruvate to lactate. जब एनिमल टिश्यू में सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो वहां पे पायरुवेट क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट में और NAD प्लस रीजनरेट करता है फ्रॉम द NADH. सो यहाँ पे NADH का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. पायरुवेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. सो द ओवरऑल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन स्ट्रांगली फेवर्स लैक्टेट फॉर्मेशन, shown by the large negative standard free energy change. In glycolysis, dehydrogenation of two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate derived from each molecule of glucose converts to two molecule of NAD plus 2 of 2 NADH. मतलब कि दो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, दो मॉलिक्यूल लैक्टेट में कन्वर्ट होंगे और दो मॉलिक्यूल NAD प्लस रीजनरेट होगा. सो बिकॉज द रिडक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट to 2 of lactate regenerates 2 molecule of NAD plus, there is no net change in NAD plus. ग्लाइकोलिसिस में 2 NAD plus यूज हुए थे, लैक्टेट जब बना तो 2 NAD plus रिलीज हो गए. सो देयर इज नो नेट चेंज इन NAD plus और NADH. सो इनका NAD plus और NADH का रेशियो सेल्स में मेंटेन रहेंगे. ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. अब ये जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट बना है, ये पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होगा. 2 NADH 2 NAD प्लस में जनरेट होते हैं, जो आपके 2 NAD प्लस ग्लाइकोलिसिस में फिर यूज होंगे. सो ये रिएक्शंस कंटिन्यूअस चलता रहेगा. नाउ the lactate formed by skeletal muscles or by erythrocytes can be recycled. It is carried in the blood
to the liver where it is converted to glucose during the recovery from the strenuous muscular activity. When lactate is produced in large quantities during vigorous muscle contraction during a sprint, the acidification that results from ionization of lactic acid in muscle and blood limits the period of vigorous activity. जब लैक्टेट लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग विग्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन या वहां पे क्या होता है एसिडिफिकेशन होता है लैक्टिक एसिड के आयनाइजेशन से मसल्स एंड ब्लड में जो कि उस विग्रस एक्टिविटी को लिमिट करता है. द बेस्ट कंडीशंस एथलीट कैन स्प्रिंट एट टॉप स्पीड फॉर नो मोर देन ए मिनट. 1 मिनट से ज्यादा वो नहीं करते हैं. Although conversion of glucose to lactate includes 2 oxidation steps, there is no net change in oxidation state of carbon. यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है. ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो सेम है. सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बाय इट्स कन्वर्शन टू लैक्टेट enough to give a net yield of 2 molecules of ATP for every glucose molecules consumed. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंजम्पशन होता है तो 2 ATP रिलीज होते हैं. So fermentation is the general term for such process. Means fermentation is anaerobic respiration of glucose is known as fermentation, which exact energy as ATP but do not consume oxygen or change in the concentration of NAD plus or NADH. Fermentation are carried out by a wide range of organisms, many of which occupy anaerobic niche and they yield a variety of end products, some of which find commercial usage also. Now the second type of fermentation is ethanol fermentation. इथेनॉल फर्मेंटेशन को ध्यान से समझिएगा. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन 1 स्टेप प्रोसेस था. इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस. फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन में क्या होता है पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है. पायरुवेट का स्ट्रक्चर दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन. अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंजाइम यूज होगा जिसको बोलते हैं पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज. पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी के लिए टीपीपी एंड मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होती है. नाउ पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज क्या करेगा डी कार्बोक्सिलेज मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है. सो अब ये पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए हैं. दिस इज एसिटाल्डिहाइड. सो इथेनॉल फर्मेंटेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है डी कार्बोक्सिलेशन. डी कार्बोक्सिलेशन के लिए एंजाइम क्या चाहिए पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज. नाउ एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनाना है. एल्डिहाइड है इथेनॉल है मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है. एंड इस एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए क्या चाहिए अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज. डीहाइड्रोजिनेज मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रहा है NaDH से. NaDH से हाइड्रोजन रिमूव होता है और NAD+ का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज ओवरऑल इथेनॉल फर्मेंटेशन. पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बनेगा बाय द एक्शन ऑफ पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज. एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनेगा इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेज अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज. फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं. सेकेंड स्टेप में NADH का ऑक्सीडेशन होता है और NAD+ रिलीज होता है. Yeast and other microorganisms ferment glucose and ethanol, glucose to ethanol and carbon dioxide rather than to lactate. Glucose is converted to pyruvate by glycolysis and pyruvate is converted to ethanol and carbon dioxide in 2 steps. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेट होता है irreversible reaction से catalyzed by pyruvate decarboxylase and this reaction is a simple decarboxylation and does not involve net oxidation of pyruvate. यहाँ पे pyruvate का oxidation नहीं होता है यहाँ पे decarboxylation होता है. Pyruvate decarboxylase requires magnesium ion and has tightly bound to coenzyme thiamine pyrophosphate TPP. In the second step, acetaldehyde reduced होता है ethanol में by the action of enzyme alcohol dehydrogenase. The reducing power furnished by NADH derived from the dehydrogenation of glyceraldehyde 3-phosphate and this reaction is a well-studied case of hydride transfer from NADH. ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है NADH से हाइड्राइड ट्रांसफर का. इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो बनते हैं इंड प्रोडक्ट्स होते हैं इथेनॉल के फर्मेंटेशन के. इथेनॉल के फर्मेंटेशन के ओवरऑल इक्वेशन की बात करें ग्लूकोज 2 ADP 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 इथेनॉल 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 ATP एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. एंड this is the mechanism of alcohol dehydrogenase reactions. alcohol dehydrogenase reactions में क्या होता है alcohol dehydrogenase reactions की बात करें so this is alcohol dehydrogenase enzyme. यहाँ पे इनकी एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए जिंक आयन चाहिए.
पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के लिए कौन सा आयन चाहिए था? मैग्नीशियम आयन। लेकिन अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए कौन सा आयन चाहिए? जिंक आयन। ये जिंक आयन क्या करेगा? ये जो आपका एसिटल्डिहाइड है, इस एसिटल्डिहाइड पे जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस जनरेट होगा। माइनस चार्ज प्लस जिंक प्लस 2 से क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो प्लस चार्ज है डेल्टा प्लस, ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम NaDH। NaDH पे जो हाइड्रोजन है उस NaDH से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये NaDH NAD प्लस में कन्वर्ट होते हैं। देन एक और हाइड्रोजन सॉल्यूशन से लेते हैं और ये आपका एसिटल्डिहाइड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो ए जिंक प्लस 2 एट द एक्टिव साइड पोलराइजेस द carbonyl oxygen of acetaldehyde, allowing the transfer of hydride ion from the reduced cofactor NaDH, and the reduced intermediate acquires a proton from the medium to form ethanol. So this is all about the mechanism of alcohol dehydrogenase. As in lactic acid fermentation, there is no net change in the ratio of hydrogen to carbon atoms when glucose is fermented to ethanol and to carbon dioxide. कार्बन हाइड्रोजन के रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है. In all fermentation, hydrogen carbon ratio of the reactant and products remains the same. Pyruvate decarboxylase is present in brewers and bakers yeast. Pyruvate decarboxylase कहाँ present होते हैं? Brewers and bakers yeast में. And in all other organisms that ferment glucose to ethanol. और वो सारे organisms में होते हैं जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, including plants. Carbon dioxide produced by pyruvate decarboxylation in brewer's yeast is responsible for the characteristic carbonation of champagne. The ancient art of brewing beer involves a number of enzymatic processes in the addition of reactions of ethanol fermentation. बेकिंग की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज व्हेन ईस्ट इज मिक्स्ड विद फर्मेंटेबल शुगर causes dough to rise. The enzyme is absent in vertebrate tissues and in other organisms that carry out lactic acid fermentation. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि इथेनॉल को मेटाबोलाइज करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस. Human liver, it catalyzes the oxidation of ethanol either ingested or produced by intestinal microorganisms with concomitant reduction of NAD plus to NADH. And now the important topic is thiamine pyrophosphate which acts as a coenzyme. Thiamine pyrophosphate किस तरह से काम करता है? Pyruvate decarboxylase reactions provide our first encounter with thiamine pyrophosphate, जो कि क्या है? एक कोएंजाइम है. थियामिन पायरोफॉस्फेट विटामिन B1 से डिराइव होता है एंड लैक ऑफ विटामिन इन ह्यूमन डाइट लीड्स टू कंडीशन नोन एज बेरी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ body fluid swelling, pain, paralysis and ultimately death. Thiamine pyrophosphate plays an important role in cleavage of bonds adjacent to carbonyl group such as decarboxylation of alpha keto acids and in chemical rearrangements in which an activated acetaldehyde group transfer from one carbon atom to another. थियामिन पायरोफॉस्फेट किस चीज में रोल प्ले करता है? थियामिन पायरोफॉस्फेट कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट बॉन्ड के क्लीवेज में काम करता है. And the functional part of TPP, that is thiazolium ring, has a relatively acidic proton at C2 and loss of this proton produces carbon ion, that is the active species in TPP dependent reactions. So carbon ion readily adds to carbonyl group and thiazolium ring is thereby positioned to act as an electron sink. वो किस तरह से काम करता है? इलेक्ट्रॉन सिंक की तरह काम करता है जो greatly facilitate करता है reactions such as decarboxylation catalyzed by pyruvate decarboxylase. अब किस तरह से टीपीपी मैकेनिज्म काम करता है, टीपीपी पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन में किस तरह से काम करता है उसको हम समझते हैं. नाउ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन में टीपीपी का रोल किस तरह से है वो समझते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थियामिन पायरोफॉस्फेट, दैट इज टीपीपी. इस टीपीपी में एक रिंग है जिसको हम बोलते हैं थियाजोलियम रिंग. इस रिंग को क्या बोलते हैं? थियाजोलियम रिंग. इस थियाजोलियम रिंग का जो ये कार्बन है, ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक हाइड्रोजन.
एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही H+ के फॉर्म में रिलीज होंगे, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा एंड ये कार्बन आयन का जनरेशन करेंगे एंड दिस इज एक्टिव एंड दिस इज, और यही कार्बन आयन काम करता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के रिएक्शंस में। कैसे काम करता है इसको समझते हैं। ये आपका टीपीपी है, ये आपका हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है? पायरुवेट है। पायरुवेट का ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस जनरेट होगा। कार्बन पे डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस। अब ये जो टीपीपी का थियाजोलियम रिंग का कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन पे निगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा? इस डेल्टा प्लस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा कार्बन, ये OH, ये ऑक्सीजन पे आपका माइनस चार्ज है तो ये सॉल्यूशन से H+ लेगा और आपका OH में कन्वर्ट होगा CCH3 और COO। COO की अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलाइड आयन, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज करता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इधर शिफ्ट करेगा। जैसे इधर शिफ्ट करेगा, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड बनेंगे, कार्बन पे 5 बॉन्ड अनस्टेबल होता है, सो ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा। जैसे इधर शिफ्ट होगा, ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा एंड दैट इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट करेगा, अगेन कार्बन पे 5 बॉन्ड होंगे। कार्बन पे 5 बॉन्ड अनस्टेबल होता है तो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। जैसे ही इधर शिफ्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा और कार्बन आयन बनाएगा। तो आपका ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन के थ्रू ये स्ट्रक्चर बनते हैं। नाउ इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि मीडियम से H+ लिया था, ये H+ रिलीज करेगा। जैसे ही H+ रिलीज करेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अगेन इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन पे 5 बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं तो ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट करेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, इस कार्बन पे माइनस इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा फॉर द अनदर राउंड ऑफ रिएक्शन, और ये वाला ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एसिटाल्डिहाइड रिलीज करेंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ टीपीपी इन पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। सो this is the some TPP dependent reactions. First one is the pyruvate decarboxylase, जो भी हमने देखा इथेनॉल फर्मेंटेशन में काम करता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीव करता है एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम की सिंथेसिस करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज सिट्रिक एसिड साइकिल में काम करता है और ये बॉन्ड कार्बन कार्बन क्लीव करता है और कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन में काम करता है एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में काम करता है। अगेन यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं एंड यहाँ पे कार्बन 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 बॉन्ड क्लीव होते हैं और यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। सो ये 4 एग्जाम्पल है जो टीपीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है। फर्स्ट वन इज द पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, सेकेंड वन इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, third one is the alpha ketoglutarate dehydrogenase and fourth one is the transketolase. So this is all about feeder pathway of glycolysis and fate of pyruvate under anaerobic condition. So in our next lecture we will discuss about gluconeogenesis in detail.